डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि सभी टॉपर्स का जो कॉमन सजेशन होता है वो क्या होता है, तो एनसीईआरटी होगा। इसलिए हमने एनसीईआरटी के इस चैप्टर को लिया है और उसी के इर्द गिर्द में जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और उसका कैसे एसोसिएशन नीड के साथ है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी के क्लास में। ओके, अब मैं आपके लिए एक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी लाया हूं कि कब आप अपने आप को मानो कि एग्जाम रेडी हो चुके हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आपको मेरे साथ ये रिवाइज करना पड़ेगा। जो जो चीज मैं बताता हूं उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो न्यूमेरिकल है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर में लास्ट में लिंक में आपको दिया गया है बहुत सारे होमवर्क। तो उस होमवर्क को यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आप अपने आप को मान सकते हो कि टेस्टेड इस चैप्टर के लिए। और एक बार जब सारे सिलेबस पूरा इस चैप्टर का पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है और आपके पास में शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, तो आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं एग्जाम रेडी हो चुका हूं। ओके, अब आते हैं कि वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि पूरा एक तरह से माइंड सेटअप, एक माइंड मैप दिया गया है कि इस पूरे चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हम डील करने जा रहे हैं वो डील करने जा रहे हैं स्टैटिक चार्ज का। और स्टैटिक चार्ज अपने आसपास में जैसे आप रखोगे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसको हम एक्चुअली फील्ड कहते हैं। और यदि मैं इसमें कोई दूसरा चार्ज लाता हूं तो उसके साथ ये इंटरेक्शन करता है। तो इस थ्रू आउट पूरे ये जो चैप्टर है उसमें बेसिकली हम तीन पैरामीटर को जानते हैं। एक इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का जो पूरे क्लास का जो थीम है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिटेल में जानने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने से पहले मुझे चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो उसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू कुछ चार्जेस जो है उसको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताता हूं। और वेरी फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे ये दिया गया है कि क्या होगा यदि मैं ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करता हूं। ऐसे क्वेश्चन का, और यहाँ पे पूरे ऑप्शंस को आप रीड करोगे तो यहाँ पे जिस जिस रिगार्डिंग ये चीजें है वो ये है कि चार्ज कैसा होगा, मतलब रब करने के बाद में ग्लास और सिल्क कौन सा पोलरिटी में चार्ज होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही सिंपल होता है कि आप कुछ पेयर्स को ध्यान में रख लो। जैसे सबसे पहले यदि सिल्क और ग्लास रॉड को यदि आप देखोगे और एक दूसरे से रब करोगे तो ग्लास रॉड से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किस पे, सिल्क वाले क्लॉथ पे। तो इसलिए ग्लास रॉड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से यदि कैट्स फर से प्लास्टिक रॉड को रब करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, जो कैट्स फर है वहां से जो आपका प्लास्टिक रॉड है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं और इस पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पेयर के अनुसार से यदि आप आंसर देना चाहो तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रॉड ट्रांसफर टू द सिल्क। यस, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा, ऐसा होने से ग्लास रॉड जो है हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सिल्क होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए फोर्थ जो होगा आपका आंसर होगा ये करेक्ट है। यहां पे कहा गया है कि क्या न्यू चार्ज इज क्रिएटेड, इस प्रोसेस में नया चार्ज क्रिएट हुआ है, नहीं, यही इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे गया है या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है, तो नया चार्ज यहां पे कोई भी चीज क्रिएट नहीं हुआ। और आई एम श्योर कि अब इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हो आप, तो कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दे दो। इसमें मैंने जो पेयर लिया है वो प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर लिया है। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पॉलीथीन पीस है, ठीक है, उसको रब किया गया है वूल से और उससे वो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। और कितना नेगेटिवली चार्ज हो गया, 6 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज हो गया है। और इससे पूछा गया है तो अच्छा बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ होगा। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी इतना चार्ज आया है इसको लेट से मैं क्यू कह देता हूं। तो ये क्या होगा, यदि सपोज करो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको यदि मैं E कहता हूं तो वो इनटू E के बराबर होगा। जहां पे E आपको याद रखना चाहिए कि यहां पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसे यदि याद रखोगे, Q आपके पास में यहाँ पे गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे, N आपसे आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आंसर कितना आएगा, ये हमारे पास में कूलम है और इतना हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसको हमने डिवाइड किया तो 3.75
इंटू 10⁻12 ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ फैक्ट पे, चार्ज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको जानना है। जैसे यहाँ पे दो बैलून मैंने लिया है, एक बैलून जो है वो कह सकते हैं कॉपर फॉइल्स इस पे ऊपर चिपका दिया गया है, मतलब एक कंडक्टर है, और ये एक इंसुलेटर है जो आपके पास में रबर वाला जो बैलून है। यदि मैं इस पे एक चार्ज रखता हूँ, कुछ चार्ज, एक क्या कुछ चार्ज यदि मैं रखता हूँ, तो ये क्या होगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे इसमें इसमें पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भी लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे सारे लाइक चार्जेस है, और कंडक्टर अलाउ करता है अपने मीडियम में चार्ज को फ्लो होने देने के लिए, चार्ज के फ्लो को, तो इसी वजह से ये पूरा के पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यही चीज यदि मैं इंसुलेटर पे करूं तो इंसुलेटर पे वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। तो यही चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दोगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई भी सिस्टम है हमारे पास में और उस पर एक्सेस चार्ज है, और यदि आप उसको ग्राउंड से जोड़ देते हो तो क्या होगा, एक्सेस चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। जैसे इस सिस्टम में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये होल्ड करके रखा है इस चार्ज को। और आपको दिखेगा क्या कि ये जो बाहर का क्यू चार्ज है ये यहां पे एक्सेस है। तो यदि मैं इसको ग्राउंड से जोड़ूंगा तो ये एक्सेस चार्ज जो हो जाएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा ग्राउंड में। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट है वहां पे डिवाइसेस में यदि एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए और आप उसको छूते हो तो शॉक लग सकता है, उससे बचाने के लिए उसको ग्राउंड करके हम रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा जो कुछ पीस ऑफ पेपर है जो बहुत ही लाइट हल्का है और ये न्यूट्रल है, और मैं यदि इसके सामने कॉम्ब लाता हूं जो ऑलरेडी चार्ज है, वो हेयर के साथ रबिंग से ऐसे आया है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अभी तक तो ये पता था कि हमारे पास में दो चार्ज बॉडी के बीच में तो इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पे एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो गया। ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये फिनोमेना ऐसा हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं, और ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को मैं यहां पे लेता हूं। यहां पे क्या कहा गया है कि लेट्स से आपके पास में एक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है, और आपको किसी भी चार्ज बॉडी से उसको टच नहीं कराना है, बिना टच किए उसे क्या करना है, आपको चार्ज कर देना है। तो जैसे यहां पे देखोगे ये जो स्फेरिकल बॉडी है इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, यहां पे एक चार्ज बॉडी को ला दिए, यहां पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो जैसे ही मैं इसके सामने इसको लाऊंगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, पुश कर देगा, अबे कर देगा। ठीक है, वही सिंपल जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से। तो आप देख सकते हो कि ये लेयर पे इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये लेयर पे यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यदि मैं यहां पे इसको ग्राउंड कर देता हूं, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि यदि मैं यहां पे ग्राउंड कर देता हूं तो जितने भी ये एक्सेस चार्ज जो नेगेटिव है, जो कि देखो ये जो चार्ज बॉडी है इसको क्या करना चाह रहा है, पुश करके बाहर भेजना चाह रहा था, और इसको तो होल्ड किए हुए है ना जो पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी आपके पास नेगेटिव चार्ज थे, जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड में यहां पे चला जाएगा। अब क्या हुआ, इस बॉडी पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, और यहां पे ये क्या है, इसके होल्ड की वजह से इस साइड में आपको अपियर हो रहा है। जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को हटाऊंगा तो ये पूरे कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको फैक्ट बताया, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहां पे थ्रू आउट द प्रोसेस हमने कहीं पे भी इस चार्ज बॉडी को टच नहीं कराया है, बिना टच किए हमने पॉजिटिव चार्ज यहां पे दे दिया। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि मैं इसको नेगेटिवली चार्ज कराना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि यहां पे आप ये जो चार्ज बॉडी लाए थे, ये इंडक्शन प्रोसेस में ये चार्ज बॉडी लाए थे, इसको नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी ला दीजिए। अब जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा तो इस वाले साइड में जो होगा वो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा, यदि मैं इसको ग्राउंड से जोड़ूंगा तो जो नेगेटिव चार्ज था यहां पे नेगेटिव चार्ज तो होल्ड पे है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये इसको क्या करके रखे हुए, होल्ड करके रखे हुए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे डिसअपियर होंगे, और वो तब डिसअपियर होंगे जब यहां से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन स्फीयर की तरफ में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज का लेयर है वो यहां पे रहेगा, और जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यहां से हटा देंगे तो यहां पे टोटली आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऐसे मिल जाएगा,
जगह नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। और इस केस में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्राउंड से स्फीयर की तरफ या स्फीयर से ग्राउंड की तरफ हुआ है, तो यहाँ पे ग्राउंड से स्फीयर की तरफ में हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि ऐसा ये इसमें क्या हुआ है, उसका भी आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, नाउ अब हम एक क्वेश्चन आपको यहां पे दे रहा हूं कि इस वाले प्रोसेस जो अभी मैंने कहा उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कमेंट में आंसर दे सकते हो कि अभी यदि मैं एक चार्ज बॉडी को बिना टच कराए यदि मैं एक बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत ही फेवरेट है, और ये जो कूलम्ब्स लॉ है इससे खूब सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनोवेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, अब धीरे धीरे वो लेवल अप होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन के जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और उसने क्या कहा था, कूलम्ब्स लॉ क्या कहा था। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि जब हमारे पास में दो चार्ज हो और Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी है और उसका सेपरेशन जो है वो r डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। इस फोर्स को मेजर किया गया कूलम्ब्स के द्वारा। कूलम्ब्स ने इसको मेजर किया खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके, चार्ज को वेरी करके और अपने सेपरेशन को वेरी करके, ये सब खूब सारा मेजरमेंट किया और वहां एक कंक्लूजन पे वो आ गए। और वो कंक्लूजन क्या था कि जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्ज का जो अमाउंट है उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करूं तो ये कह सकता हूं कि फोर्स इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया जिसे आपको याद रखना ही रखना है कि जो फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब यहां पे यदि आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट जो था वो मीडियम का रिप्रेजेंटेटेड है, Q1 Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है और R सेपरेशन है, और यहां पे ये जो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो 9 × 10⁹ के बराबर होता है ऑलमोस्ट। और ये डेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करेगा, तो इसको जरूर याद रखना। जहां तक यूनिट का सवाल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट आपको दिखेगा कि यदि मुझे इस पूरे पोर्शन का यूनिट चाहिए, इधर फोर्स है मतलब न्यूटन, नीचे R स्क्वायर यहां पे आएगा मीटर स्क्वायर, और यहां पे Q1 × Q2 अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, आपके पास में इसका क्या हो गया, यूनिट आ गया। अब यहीं पे मैं ये भी पूछ सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालोगे, 1/4 पाई का तो कुछ यूनिट होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू भी कभी कभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप ध्यान में रखते हो 8.85 × 10⁻⁻12, एक्चुअली में यहाँ पे आपको जो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू का आपको आइडिया रहना चाहिए कि कितना कम या कितना ज्यादा है। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है 10⁻9, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बहुत छोटा क्वांटिटी है 10⁻⁻12। ये आइडिया रहना बहुत जरूरी है कि बहुत स्मॉल और बहुत ग्रेटर। ठीक है, क्यों, अभी हम उस पर कुछ एग्जाम्पल पे आएंगे। अब क्या होगा यदि मैं ये जो पेयर है, ये जो चार्ज बॉडी का पेयर है, इसको मैं वैक्यूम से उठा के एक मीडियम में रख देता हूं, तो जैसे ही मैं मीडियम में रखूंगा तो क्या होगा, चूंकि यहां पे मीडियम डिपेंडेंट एक कांस्टेंट था तो डेफिनेटली फोर्स तो चेंज होगा। अब वो फोर्स कैसे चेंज होगा, उस मीडियम में जो फोर्स होगा उसको यदि मैं FM डिनोट करता हूं तो यहां पे एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये F बाई एप्सिलॉन R के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर होता है। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो जो भी वैक्यूम में है इसका उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे रिलेटिव परमिटिविटी से, तो वो चीज आपके पास में परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। और ध्यान रखना है कभी कभी हम इसी चीज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, उस मीडियम का K से रिप्रेजेंट होता है, ये K और ये K डिफरेंट है। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कभी कभी किसको कहते हैं, एप्सिलॉन R को कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब किसी मीडियम में जो फोर्स होगा वो F/K के बराबर हो जाएगा। और एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अक्सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो जो भी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो यदि मैं मीडियम में उस फोर्स को देखूं, मतलब मैंने क्या किया, इसका सेपरेशन चेंज नहीं किया, चार्ज इसमें सेम रहने दिया, और यदि मैं इसको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
के है, जिसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसमें यदि इसको प्लेस कर दिया तो फोर्स F बाई के हो गया है, और के का वैल्यू 1 से बड़ा 2 3 4 5, तो यदि F अपॉन 2 3 4 5 कुछ ऐसा F बाई समथिंग ऐसे डिवाइड करोगे 2 3 4 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मीडियम में जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो वैक्यूम में फोर्स था या एक फ्री एयर में जो फोर्स था उसके रिस्पेक्ट में। एक PYQ आया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। इसमें क्या कहा गया है कि एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उसका कांस्टेंट दे दिया K, तो कहा कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स है, चार्ज ऑलरेडी फिक्स है, हमने एयर को हटा के सिर्फ K को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उससे फोर्स में क्या होगा। सो डेफिनेटली सभी जल्दी से कमेंट में आप इसका आंसर लिखो, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस बाई K टाइम्स। ठीक है, जिसने भी आंसर 3C यहां पे यदि आपने सिलेक्ट किया होगा तो आप लिख सकते हो कि यस मैंने ये सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये टोटली आपके लिए है। मैंने यहाँ पे पूछा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको याद दिलाया था, तो आप यहाँ पे जो भी करो और इसका आंसर लिखो, क्योंकि मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का भी और एप्सिलॉन नॉट का भी बता रखा हूं, तो देखता हूं कितने लोगों को याद है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। ओके, नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन जो PYQ में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट देखो कि ये पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये कहा कि 2 पॉजिटिव आयंस है, चलो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयंस में बना लेता हूं। ठीक है, फिर ये क्या कहा, दोनों पे चार्ज Q है, तो इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, ये दोनों जो सेपरेटेड है वो D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। फिर कहता है कि इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, और जिस अमाउंट से कर रहा है वो F है। चलो ठीक है, ये भी दे दिया बिटवीन देम। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम H आयन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम H आयन। अब मुझे बताओ ये जो प्लस Q आया है, ये डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन जब बाहर गए होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की वजह से ही क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया होगा। लेकिन मुझे नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ये जो Q होगा वो n टाइम्स ऑफ E के बराबर होगा, जहां पे E का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1.6 × 10⁻19। यहां पे E के टर्म्स में ही बताना है तो और आसान है, मुझे n यहां पे मालूम करना है कि ये n कितना मिस हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां से मिस हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कूलम्ब्स लॉ फोर्स को बताता है कि ये जो फोर्स होगा ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी Q, तो ऊपर Q² हो जाएगा और अपॉन D² हो जाएगा। तो यहां से यदि मैं इसको, क्योंकि बाकी चीज हमें ये सब गिवन है, D F Q ये सब सारे चीज गिवन है, तो यदि मैं यहां से पहले Q निकाल लेता हूं, ठीक है, और यहां पे Q को Ne के बराबर Ne के बराबर यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां से N निकालना आसान हो जाएगा। तो जल्दी से यहां पे Q निकालो, तो Q को क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D² और टाइम्स ऑफ F, और यहां पे मेरे पास में इसको यदि मैं रूट कर देता हूं, ऐसे रूट कर देता हूं यहां पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये Q आ जाएगा क्योंकि Q² आएगा। और मुझे क्या करना है, ये जो Q है वो Ne के बराबर है, तो मैं यदि E से डिवाइड कर देता हूं, यहां पे E से डिवाइड कर देता हूं यहां से हटा के, तो N का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और यहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि इस रूट के अंदर में ले जाने के लिए इसको E² रखना पड़ेगा। सिर्फ फोर्थ आपके पास में आंसर है जो इसके साथ मैच कर रहा है। तो देखो इसने क्या कर दिया, एक सिंपली एक और कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन कर दिया कि आपको ये मालूम है कि नहीं कूलम्ब्स लॉ के अलावा कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बना है। इलेक्ट्रॉन यहां से मिस हुआ है तो आप Q = Ni और ऐड ऑन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये पैटर्न होता है हर एक, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो भी नीट है या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम होता है उसका पैटर्न होता है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को क्या करता है, ऐड ऑन करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं एक और NCERT के एग्जाम्पल पे। इस पूरे एग्जाम्पल में यह कोशिश किया गया है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स अभी इंट्रोड्यूस किया है कूलम्ब्स ने, है ना, जो Q1 Q2 बाई R² और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में ये इंटरेक्शन कितना होगा, और उसको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मास भी है और चार्ज भी है। तो वो कंपैरिजन पहले में करना है और दूसरे में एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो पहले पे हम कंसंट्रेट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उसका रेशियो कैसा होगा, उसको कंपेयर हम करने जा रहे हैं, कितना बड़ा कितना छोटा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gm1m2/r² होता है। यदि मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो ये हमारे पास में आ गया एक्सप्रेशन। यहाँ पे हर चीज हमें मालूम है। यदि इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो उस पर चार्ज मालूम है, उसका मास मालूम है, जी का वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू, हर चीज मालूम है। तो पहला पेयर हम यहाँ पे ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन का नेचर का ही होगा। अब उसका जो वैल्यू होगा, यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं तो वो आता है 2.4 × 10⁻39। यहां पे इस ऑर्डर को जस्ट महसूस करने की कोशिश करो। 10⁻39 इज वेरी ह्यूज क्वांटिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Fg का कितना टाइम्स है, 2.4 × 10⁻39, बहुत ज्यादा बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में। कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा, यदि मैं यहां पे दो प्रोटॉन को ही ले लेता हूं तो उसके बीच में भी यदि मैं कंपेयर करूंगा तो ये भी बहुत बड़ा आया है 10⁻36। तो यहां से कंक्लूजन बस आपको यह निकालना है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इनॉर्मसली हाई है, बहुत बड़ा है। ठीक है, जो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसमें। अब दूसरे पोर्शन में यहां पे एक्सेलरेशन पूछा गया है कि अच्छा बताओ कि यहां पे यदि एस्टिमेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, और यदि उसका सेपरेशन दे दिया है 1 एंगस्ट्रम, ये डेटा वगैरह बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाएगा, बहुत सारे पीवाईक्यू में आप देखोगे, तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर है। ठीक है, और बाकी दोनों का मास दिया हुआ है, चार्ज आपको पता है कि क्या होगा। तो यदि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले Fe हम निकालेंगे, 1/4πε0, दोनों पे चार्ज E है तो E²/r², r² क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम, जो कि 10⁻−10 है। तो यदि मैं इसको रख देता हूं इसके वैल्यू को तो ये Fe हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि निकालेंगे तो मुझे मास से डिवाइड करना पड़ेगा, फोर्स में मास से डिवाइड करेंगे, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, 9.11 × 10⁻−31, तो इससे आपको आ गया कि 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया, जो कि अगेन बहुत हाई है। ठीक है, अब यदि मैं उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी पूछूं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स तो वही लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो दोनों पे फोर्स जो लगेगा वो यही फॉर्मूला से आप डिराइव करोगे, तो इसलिए फोर्स तो सेम लगा, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन से आपको डिवाइड करोगे तो ये भी कम नहीं है, 10⁻19 के ऑर्डर में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब देखो, जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते हो, और पीवाईक्यू में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, पहले इसके जो इस एग्जाम्पल में एक चीज जो आपको मेन इंफॉर्मेशन जो आपको क्या देना था इस क्वेश्चन के थ्रू, ये देना था कि जब भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ये आप जब जैसे इंट्रैक्शन को देखेंगे तो वहां पे जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे देखो एक पीवाईक्यू आया हुआ है, एग्जैक्टली वहीं से इंस्पिरेशन उठाया है जो अभी एग्जाम्पल था, इसलिए एनसीईआरटी के एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करके और यहां पे पूछ दिया है। देखो यहां पे क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रम अपार्ट। अब एंगस्ट्रम का यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 10⁻−10 मीटर था, वो डेटा आपको याद रखना चाहिए। और ये भी कहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इतना मान लो, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का डेटा भी दिया है। अब यहाँ पे और 1/4πε0 को भी ये दिया है, तो सारा डेटा मालूम है, और इस तरह से न्यूमेरिकल दिए गए हैं कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, अभी अभी आपने देखा है कि हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना रहता है, हम क्या करेंगे 1/4πε0 E²/r²। सबसे पहले Fe निकालेंगे, ये 1/4πε0 हमें मालूम है कितना है, 9 × 10⁻9, ये पहला पार्ट हो गया, इंटू E² कितना है 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर करेंगे, और उसमें डिवाइड जो हमें करना है वो कैसे करना है, r², और उसको दिया है 1.6 × 10⁻10 हो जाएगा। तो जब डिवाइड करोगे उसके स्क्वायर से तो 1.6 बहुत ही आसानी से कट जाएगा जो स्क्वायर के अंदर आएगा, और ये जो वैल्यू बिल्कुल सिंपल 9 × 10⁻9 न्यूटन आ गया। अभी तक हमने फोर्स निकाल दिया। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें जो भी फोर्स आया है इस फोर्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं डिवाइड कर देता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपल 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन का इंस्पिरेशन कहां से था, सेम एग्जांपल से।
वहीं से ड्रॉ करके दिया गया है। इसलिए हर एक एग्जाम्पल को आपको समझना पढ़ना बहुत जरूरी है और पीछे के PYQ को भी जानना जरूरी है, उसके बीच में एक अच्छा खासा बढ़िया कनेक्शन है। नाउ तो ये आपके पास में आंसर हो गया 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो कुलम्स ने एक्सपेरिमेंटल तरीका जो अपनाया था, प्रोसीजर जो अपनाया था, चार्ज को वेरी करके, डिस्टेंस को वेरी करके फोर्स मेजर करने का, वही एक तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैं पहले क्वेश्चन को इस डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। इसमें क्या किया गया, दो ए बॉडी है और बी बॉडी है, इस पे एक चार्ज है। लेट्स से मैं इसके चार्ज को यहां पे जो नोट कर देता हूं, इसके चार्ज को मैं लिख देता हूं Q और इसके चार्ज को लिख देता हूं Q डैश। ठीक है, अब ये A और B सेपरेटेड जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है, यहां पे सेपरेशन जो है वो उसको R में मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर पे। अब क्या किया गया, एक बीच में प्रोसीजर क्या लाया गया, इस A टाइप का आइडेंटिकल बॉडी C लाया गया और इसके साथ टच करा दिया गया। अब जब ये इसके साथ टच कराओगे तो क्या होगा, ये चार्ज को क्या कर देगा, डिवाइड कर लेगा, अपने अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसी चार्ज को। तो यहां पर भी Q/2 हो जाएगा और यहां पर भी Q/2 हो जाएगा, दोनों आधा आधा चार्ज रह जाएंगे, ये आइडेंटिकल होने की वजह से है। ठीक है, ये चार्जिंग बाई हम कह सकते हैं कि कंडक्शन ऐसा है। ठीक है, फिर यहां पे Q डैश था तो ये आपके पास में अब Q'/2 हो जाएगा और ये भी Q'/2 हो जाएगा। इस पे चार्ज यदि Q डैश था, क्योंकि इसमें भी B के साथ D एक आइडेंटिकल बॉडी को लाके टच कराया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, आधा आधा चार्ज हो गया। उसके बाद इसने क्या किया कि अब जो आपके पास A और B बचा, क्या चीज, चार्ज, ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में। ठीक है, तो आधा आधा चार्ज बचा, उसको आधा डिस्टेंस पे रख दिया। देखो यहां पे 5 सेंटीमीटर है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये R/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहां पे चार्ज अब कितना रहा, Q/2, और यहां पे चार्ज कितना रहा, Q'/2। आप देख रहे होगे कि इसमें 4 ऐसे पॉजिटिव ऐसे चार्ज बताया है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में 2 ऐसे रह गए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आधा कर दिया गया। हमें यह बताना है कि यहां का फोर्स और यहां का फोर्स आपस में इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या है, बराबर है, बड़ा है, छोटा है, क्या है। अब यहां पे आपको यदि आइडिया रहता है तो बहुत एक तरह से आप बहुत क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे फोर्स यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो 1/4πε0 Q'/r² कर देंगे, और यदि यहीं पे कैलकुलेट करना है तो यहां पे बस हमें पैरामीटर बदलना है, F' जो हो जाएगा वो 1/4πε0 Q/2 Q'/2, क्योंकि आधा आधा चार्ज हो गया और सेपरेशन भी आधा, तो R/2 का होल स्क्वायर, ऊपर भी 1/4 आएगा, नीचे भी 1/4 आ जाएगा, कैंसिल होके F के बराबर हो गया। आप इसको बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए भी बता सकते थे। चार्ज आधा किया गया है, दोनों पे चार्ज आधा हुआ है, तो ऊपर का फैक्टर, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, 1/2 × 1/2 1/4 हो गया, और डिस्टेंस को आधा कर दिया है, नीचे का फैक्टर R² होता है, R/2 का होल स्क्वायर 1/4 यहां पे भी आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम फोर्स होना ही है। तो कैलकुलेट नहीं भी करते तब भी आप बता सकते थे कि यहां पे जो फोर्स होगा वो अनअल्टर्ड होगा और सेम फोर्स यहां पे आएंगे। ठीक है, अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कुलम्स लॉ है उसका जो वेक्टर फॉर्मेट होता है उसमें वो सारे कंसिडरेशन रहते हैं, सारे चार्ज के साइन का होगा, अट्रैक्शन, रिपल्सन, डायरेक्शन, सब चीज उसमें शामिल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। यदि पोजीशन वेक्टर मालूम है तो मैं इसके सेपरेशन जो है ये वेक्टर R को बहुत आसानी से बता सकता हूं, ये R21 है और इसको मैं लिखूंगा तो ये पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 लिख सकता हूं, ये वेक्टर से आया है, R2 माइनस R1 लिख सकता हूं। अब यदि ये चार्ज Q1 और Q2 है, साइन जो भी है मैंने सीधे मान लिया Q1 Q2, तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं कि जो 1 ने 2 पे फोर्स लगाया है, F21 उसको यहां पे डिनोट कर दिया गया, वो होगा K Q1Q2/R²। दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड जो कुलम्स ने बताया, और उसका डायरेक्शन बता दिया कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस यूनिट वेक्टर, इसी के अक्रॉस में एक यूनिट वेक्टर होगा, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज यदि पूछा जाए कि फर्स्ट पे सेकंड ने क्या लगाया, F12, तो यहां पे सिंपल माइनस आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड है किसी भी साइन का या किसी भी पोलरिटी के जो चार्ज होगा उसके लिए। जैसे ये मैथमेटिक्स सबसे संभाल लेगा, कैसे, यदि मैं Q1 और Q2 कहता हूं कि एक पॉजिटिव है, Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होना चाहिए। अब यहां पे देखो Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो अब यहां पे जैसे ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रखोगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा, तो इस केस में -R आपको दिखेगा इधर और बाकी यहां पे एक एम्पलीट्यूड जरूर दिखेगा। तो -R का मतलब क्या हुआ, यदि ये R कैप इधर है तो -R कैप इधर होगा, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया,
खुद ही आपको दिख रहा होगा कि अट्रैक्शन शो करना शुरू कर दिया। तो किसी भी पेयर को आप कॉम्बिनेशन को ले लो, इस पेयर में किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सब चीज के लिए सेम एक्सप्रेशन वैलिड है। इसलिए इसको हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये वैलिड है किसी भी साइन के लिए, मतलब आप इसमें Q1 Q2 कोई भी साइन है और साइन के साथ इसमें पुट करो, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दूसरा, ये दोनों आपस में एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि F21 और F12 क्या बता रहा है, एक दूसरे का जस्ट मैग्नीट्यूड सेम है और उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन का है। और ये कौन कहता था, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी ऐसा कहता था कि एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो पहला जो दूसरा है वो भी पहले पे फोर्स लगाएगा। तो यही चीज ये कुलम्स लॉ के साथ ये एग्री होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू कि क्या हमेशा दो ही एक पेयर में ही चार्ज रहेगा, नहीं, हमारे पास मल्टीपल चार्ज हो सकते हैं। तो वहां पे क्या कुलम्स लॉ वैलिड है, यस वैलिड है। और वहां पे एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे सपोज ये Q4 पे मुझे फोर्स निकालना है और हमारे पास बहुत सारे Q1 Q2 Q3 Qn तक चार्ज है। तो Q1 और Q4 जो इंटरेक्ट करेगा उसको कुलम्स लॉ से F41, और मैं सेम फॉर्मूला लगा के यहां पे बना दूंगा कि Q1 इंटू Q4 अपॉन 1 R स्क्वायर, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, F41 आ जाएगा। अब जब Q2 Q4 पे फोर्स लगा रहा होगा तो इसको कोई मतलब नहीं है कि यहां पे Q1 प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब ये जो दोनों के बीच में फोर्स है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है इसके प्रेजेंस से या इसके एब्सेंस से। तो हम कहेंगे उसी प्रिंसिपल को, एक्चुअली में इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। कि यदि ये जो फोर्स है ये इस जैसे इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो उसे हम सुपरपोजिशन कहेंगे। हाँ, अब क्या होगा कि जब हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस है तो सभी का जो फोर्सेस है वो कुलम्स लॉ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस पे नेट फोर्स यदि आपसे पूछा गया उसको आप वेक्टर एडिशन कर सकते हो, तो उसको वेक्टर ऐड करके और हम क्या कर देंगे, इसको सभी को ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स हमारे पास में यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या हो गई, दो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ गया जो जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बुने जाते हैं। एक कुलम्स लॉ जो कि आपके पास में दो पेयर के बीच में जो दो चार्ज बॉडी है उसके बीच में क्या फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन देता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि यदि आपके पास में उस पेयर के अलावा भी चार्जेस है तो कैसे वो इंडिपेंडेंट होता है इसके फोर्स से, ठीक है, इसके प्रेजेंस के, इसके एब्सेंट से। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग पेयर बना के और फोर्सेस लिख के और एड ऑन कर सकते हो। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस अब धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम्पल का ही है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्या क्या किया गया है, तीन चार्जेस दिया गया है। एक चार्ज जो है यहाँ पे Q1 वो Q है, दूसरा जो है वो भी Q है, लेकिन तीसरा जो है वो -Q है, और मुझे हर एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। जैसे यहां पे यदि मुझे नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक तो वेक्टर आपको याद रहना चाहिए, दूसरा आप ये कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड को पहले देख सकते हो, यहां का और यहां का चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे Q² मिलेगा, डिस्टेंस जो है वो L है, इस पेयर में भी Q² अपॉन L², इसमें भी Q² अपॉन L², और कांस्टेंट तो एक ही था, तो इसका मतलब कोई भी पेयर हम उठाएंगे उसमें जो फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L² के बराबर रहेगा। अब ये पता है कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल किया होगा, तो ये फोर्स जो होगा वो F अमाउंट का होगा और इस डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसका अमाउंट भी F होगा, ये डेफिनेट है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। अब आपको दो वेक्टर मालूम है इक्वल मैग्नीट्यूड का और 120 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं F² प्लस F² प्लस 2 टाइम्स ऑफ F² और कॉस ऑफ 120 ऐसा लिख सकते हैं, और इस पूरे पार्ट का मैं क्या कर दूंगा 1/2 कर दूंगा। कॉस ऑफ 120 कितना होता है, -½ हो जाता है। सो -½ जो यहां पे हो जाएगा उसकी वजह से एक क्या हो जाएगा, -½ 2 से 2 कैंसिल, F² कैंसिल, F² टू द पावर 1/2, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो फोर्स होगा वो F हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट दोनों में जो फोर्स होगा वो आपके पास F के बराबर होगा। लेकिन वही चीज यहां पे देखेंगे रिजल्टेंट तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो यदि 60 डिग्री है तो यहां पे जो हमारे पास में हो जाएगा ये cos 60 लिखेंगे, cos 60 लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो F² प्लस F² प्लस
2f² इंटू 1/2, मतलब एक और f² हो गया, तो यहाँ पे 3f² टू दी पावर हाफ आप लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है √3f के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको f3 यहाँ पे मिल रहा है। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था कि आपको कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा फील करना पड़ेगा कि वो कैसे दो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज -3Q है, दोनों के बीच में सेपरेशन D है। अब मैं एक तीसरा चार्ज 2Q लाता हूं और उसको कहा गया है कि यहां पे मैं कहां प्लेस करूं कि इस 2Q को कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना हो। तो अब जरा सा देखो कि हमारे पास में प्लेसमेंट का जगह कहां कहां पे होगा। यदि मैं यहां पे प्लेस करता हूं, इसके बीच में कहीं पे भी 2Q को प्लेस करता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये जो Q है इस 2Q को इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये जो है वो उसको अट्रैक्ट उधर की तरफ करेगा। तो बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, फोर्स कैंसिल होगा नहीं, तो इसलिए जीरो तो नहीं आ सकता। तो इसके बीच में तो कहीं पे भी नहीं रख पाएंगे। यदि मैं इसके इस साइड में रख देता हूं तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो यहां पे यदि मैं 2Q रखता हूं, ठीक है, तो ये जो -3Q है उसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाला पार्ट रिपेल करेगी। लेकिन एक चीज जरा सा ध्यान दो, यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इस -3Q के वजह से यहां पे चार्ज का मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा आएगा और सेपरेशन छोटा होने की वजह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स हमेशा बड़ा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्सन। मतलब ये बैलेंसिंग होना बहुत मुश्किल है। ये अट्रैक्ट वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन वाला जो है, वो हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा रिपल्सन के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां भी मिलना मुश्किल है। तो यहां पे देखते हैं कि यदि सपोज करो कि मैं L डिस्टेंस पे इस 2Q को रख देता हूं तो क्या होगा, ये Q इसको रिपेल करेगी और ये 3Q इसको अट्रैक्ट करेगी जो माइनस में इसकी वजह से, और यहां पे इस 3Q के से देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा सेपरेशन है, तो इसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम पड़ेगा और इसका इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा जो लेस चार्ज के साथ में है। तो यहां पे दोनों फोर्स बराबर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी यहां पे है। अब उसे सर्च करना है तो मुझे दोनों फोर्स को बराबर करना है। क्या करेंगे, सिंपल ये करेंगे कि इधर का जो आपके पास में रिपल्सिव फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स बराबर कर देंगे। सेम काम करना है, 2Q इंटू Q, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हम बता रहे हैं, अपॉन 4πε0 L², इसके और इसके बीच में जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो L हो गया। और यही चीज इसके साथ देखेंगे तो D+L हो जाएगा। और इसको यदि यहाँ पे रख दोगे 2Q और मतलब Q वगैरह को कैंसिल करोगे, 4πε0 को कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्वाड्रेटिक को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा D/2 ± √3D/2। अब यहां से दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। मैं माइनस के साथ यहां पे कंसीडर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसे ही माइनस के साथ कंसीडर करूंगा ये जो L है वो -L हो जाएगा और ये बीच को इंडिकेट करेगा, इन दोनों के बीच, A और B के बीच के पोजीशन को इंडिकेट करेगा, जो कि लेना नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ D + √3D/2 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो 2013 में पूछा गया है। अब यहां पे क्या है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, दो पिथ वॉल है, पिथ वॉल मतलब उसको चार्ज कर दिया गया है ना, और इस पे चार्ज है और ये यहां पे क्लैंप है। ठीक है, यहां से Y हाइट ऐसे दिया गया है और R सेपरेशन है और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके पास मास भी है। तो ये मास और इसका जो भी इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, वो टेंशन, ये सब मिलके क्या कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए है। ये कहा गया कि हम बाकी कुछ भी चेंज नहीं करते, सिर्फ ये जो पॉइंट है क्लैंप वाला पॉइंट, वो मैं नीचे ला देता हूं, ये हाइट को y/2 कर देता हूं। तो अब ये सेपरेशन कितना होगा, और ये यहां पर भी इक्विलिब्रियम में है, इसे हमें निकालना है। ठीक है, r' को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। जैसे ही आपके पास में दो चार्ज है और सेम नेचर का है, रिपेल किया और ये आके यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ गया। मान लिया जाए कि जो इक्विलिब्रियम पे आया है उस समय ये जो एंगल है वो थीटा है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, डेफिनेटली एक जो फोर्स है वो Fe लग रहा होगा, जो एक दूसरे के क्या चीज है, रिपल्सन से आया है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा Mg लग रहा होगा, तीसरा टेंशन लग रहा होगा। अब मुझे यदि ये इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स 0 करना है, और ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि पहले फोर्स को रिजॉल्व कर लो। और क्या कर लो, यदि मैं टेंशन को रिजॉल्व कर देता हूं तो ये वर्टिकल वाला पार्ट और हॉरिजॉन्टल वाले जो फोर्स है उसको मैं क्या कर सकता हूं, बैलेंस कर सकता हूं। तो यहां पे ये T cos थीटा हो जाएगा और ये T sin थीटा हो जाएगा। अब यदि ये बैलेंस है, अब मुझे ये कंसीडर करने की जरूरत है नहीं।
अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए और ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए। अब यहीं से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया कि यहां पे टी साइन थीटा जो होना चाहिए वो एफ ई के बराबर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में बैलेंस हमने कर दिया फोर्स को, और वर्टिकल में देखेंगे तो टी कॉस थीटा को एम जी के बराबर होना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास में टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा को मैं एफ ई बाई एम जी लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, यदि मैं इस हाइट को वाई कहता हूं और ये पूरा सेपरेशन r है, तो यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन क्या हो जाएगा, r/2। तो क्या मैं tan थीटा को r/2 अपॉन वाई लिख सकता हूं? आंसर इज यस। तो यहां पे r/2 अपॉन वाई लिखेंगे तो ये tan थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये fe बाई mg में fe के वैल्यू को क्या लिखेंगे, q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रखने के बाद हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ये चीज आ गया ऐसा, जो कि उस वेरिएबल के टर्म्स में हमने ला दिया जिस वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अब यदि मैं इस कंडीशन को लाऊं जहां पे बस सेपरेशन r डैश है और ये जो आपके पास हाइट में डिफरेंस जो है वो y/2 है, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकता हूं और मैं लिख सकता हूं r के जगह पे r डैश 2 टाइम्स ऑफ y की जगह पे y/2 ऐसे लिख सकता हूं, और इधर साइड में k q स्क्वायर एम जी r के जगह पे r डैश का स्क्वायर करेंगे। अब सिंपल यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूं इस दो इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉमन चीज कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो रहा है, ठीक है, k q स्क्वायर एम जी कैंसिल हो रहा है, यहां पे r डैश का स्क्वायर r स्क्वायर, यहां पे r अपॉन 2r डैश। तो ऑब्वियस सी बात है जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा r डैश इक्वल टू r अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 2। इसके फॉर्मेट में यहां पे आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपके पास में मल्टी कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जो अभी सीखे और जो पीछे मैकेनिक्स में आपने सीखा होगा। सो आई होप कि आपको कनेक्शन दिखा होगा कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा चीज मैंने आज के चैप्टर्स में, अभी के क्लास में मैंने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। ओके, थैंक यू।